प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत हम लोगों ने कल की क्लास में कोटा सैंपलिंग के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने? हाँ सर। कोटा सैंपलिंग जो है ये हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। आज हम लोग इसी के आगे देखेंगे, ठीक है ना। नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, नॉन प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, ठीक है। ये नॉन प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं असंभाव्य बोलते हैं। और इसके अंतर्गत आपका ये पॉइंट आता है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग को यथांश न्यायादर्श भी कहा जाता है, इसको यथांश न्यायादर्श भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, आज मैं आप लोगों को यूनिट के क्रम में आप सभी को पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर करूंगा, ठीक है। जो बच्चे अगर देखना चाहेंगे वहां से भी आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पर आज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक आता है नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत ही एक्सीडेंटल सैंपलिंग आता है। एक्सीडेंटल सैंपलिंग आता है, ध्यान से सुनिएगा। इस सैंपलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं आकस्मिक जो है न्यायादर्श कहते हैं इसे, ठीक है। देखो नाम से ही स्पष्ट है ना, बिना किसी योजना के चयन करते समय, ठीक है। मैं यहां पे नोट कर दूं एक पैराग्राफ में, बताइए। बिना किसी, ठीक है, योजना के, बिना किसी योजना के चयन करते हैं। आवाज क्लियर है? स्पष्ट करिएगा। या आसानी से, आसानी से, प्लीज बताइए, आवाज जा रही है मेरी? आसानी से कोई व्यक्ति, कोई, नो सर, कट कट के आ रही सर, कट कट के आ रही है बीच बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। तो देखिए यहाँ पे या आसानी से, या आसानी से कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति क्या कर जाता है? मिल जाए। आसानी से कोई व्यक्ति मिल जाए, ठीक है। आप उसी से, आप उसी से जानकारी, जानकारी, ठीक है, प्राप्त करें, प्राप्त करें, तो वही आकस्मिक प्रतिदर्श कहलाता है। आकस्मिक प्रतिदर्श कहलाता है। प्रतिदर्श को सैंपलिंग कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं टीवी रिपोर्टर की बात, टीवी रिपोर्टर की बात करता हूं, तो टीवी रिपोर्टर जो होता है वो आकस्मिक सैंपलिंग के अंतर्गत इसको बेसिकली रखा जा सकता है, या मान सकते हैं आप लोग। आप जो है एलआईसी के एजेंट को भी आकस्मिक न्यायादर्श के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बेसिकली एग्जांपल इसकी जगह पे आ सकता है। परीक्षा में एक बार सवाल आया था और पूछा गया था आपसे, प्रश्न कुछ इस तरीके से बनाए गए थे। ये पीडीएफ में आपको सेव करके शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सवाल आया था कि एक शोधकर्ता, आप सभी लोग शोधकर्ता हैं, ठीक है। एक शोधकर्ता जब जब बिना किसी, बिना किसी योजना, बिना किसी योजना, आवाज क्लियर है ना? योजना, ओके। चयन के, चयन के शोध प्रक्रिया में, शोध
प्रक्रिया में, शोध प्रक्रिया में न्यायाधीश चुनता है, न्यायाधीश चुनता है। आपके सामने क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखे होते हैं। पहला ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं आपके सामने, तो छोटा सैंपलिंग हो सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन की बात करता हूं, सो उद्देश्य हो सकता है, सो उद्देश्य हो सकता है। तीसरे ऑप्शन की बात करता हूं तो स्नोबॉल हो सकता है, स्नोबॉल सैंपलिंग हो सकती है। चौथे ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये आकस्मिक हो सकता है। तो जरा जवाब बताइए, इस सवाल का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? आकस्मिक। आकस्मिक। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे डी है, आकस्मिक न्यायाधीश, ये आपका करेक्ट है। इसकी देखिए कुछ विशेषताएं हैं, है ना। विशेषताओं में अगर मैं आपसे बात करूं तो आप कह सकते हो कि इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके परीक्षा में आ सकता है उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करूंगा। जैसे लक्ष्य जनसंख्या का सदस्य होता है, यहाँ पे जो लक्ष्य होगा बेसिकली जनसंख्या का सदस्य होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, सदस्य होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जो आप जिस ले रहे हैं, आप ऐसा थोड़ी ना आप किसी से भी रैंडम उठा के कोई रास्ते पे चल रहा है तो उसमें आप ले लेते हैं, ऐसा नहीं। लक्ष्य जनसंख्या का सदस्य होना चाहिए। जो पॉपुलेशन आपने लिया है, मान लीजिए 100 लोग होंगे या 1000 लोग होंगे, तो उनमें इस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, उसका सदस्य होना चाहिए, तभी ये आकस्मिकता कहलाएगी, अदरवाइज नहीं कहलाएगी। ठीक है, पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा कि उसकी स्वयं मनमर्जी होनी चाहिए, उसकी, क्योंकि अच्छा देखो एक बात तो ये आपको मालूम ही है, जब हम बात करते हैं मनमर्जी का, इसका मतलब है कि ये भेदभाव सहित क्रिया हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए मनमर्जी बेसिकली होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट, वह शारीरिक और मानसिक रूप से कैसा होना चाहिए? बताइए, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। शारीरिक और मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए। ये भी एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूं तो क्रिया संचालित रहेगी। उसके बाद वह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, वह आसानी से, अगर मैं आपसे बात करूं तो डेटा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। अब यूजीसी नेट में प्रश्न आएंगे ना, तो इनमें से बेसिकली पॉइंट हो सकता है आपको लिखा हो फिर नीचे मिल जाए। और उसके चयन में योजना, जी क्या करें मैम, क्या बोल रहे हैं आप? आवाज ब्रेक हो रहा है सर। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट, कल जो है सोल्यूशन इसका निकालेंगे। हाँ, तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ, अगला पॉइंट आपके सामने कि उसके चयन में योजना निर्मित नहीं होती है, तो आप ये बात कह सकते हो कि आकस्मिक जो सैंपलिंग होता है, तो उसमें आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि उसके चयन में योजना नहीं निर्मित होनी चाहिए, नहीं निर्मित होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप सभी लोगों को ध्यान में रखना होगा, जो रिसर्च के अंतर्गत यहाँ पे आकस्मिक सैंपलिंग में शामिल की गई है। तो अगर सवाल बनेगा तो यही पॉइंट्स आपके सामने कोट में रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अरे एक बार रिपीट कर देना सर पूरे जी। अच्छा, शुरुआत से एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है और ये पॉइंट आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। लास्ट पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे क्या? बिल्कुल 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 कर रहा हूँ, सारा पॉइंट कर रहा हूँ। तो आकस्मिक यहाँ जो प्रतिदर्श होता है ये बिना किसी योजना के चयन होता है, इसका मतलब ये है। और ये आप ये समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति कहीं पर भी अगर मिल जाता है तो उस दौरान अगर हम डेटा वगैरह लेते हैं तो उस प्रक्रिया में हम लोग इसको संचालित करते हैं। तो पहला पॉइंट ये था कि लक्ष्य जनसंख्या का सदस्य होना चाहिए। यदि आपने जो यहाँ पे पॉपुलेशन की बात, जो समष्टि आपने लिया है, इस समष्टि में यदि वो व्यक्ति है नहीं तो ये फिर डेटा कहलाएगा ही नहीं। डेटा हमें उसी व्यक्ति से लेना है जो इस समष्टि में इन्वॉल्व है। तो पहला यही है कि लक्ष्य जनसंख्या का सदस्य होना चाहिए। दूसरा, उसकी
स्वयं मनमर्जी, मतलब आप ये करिए कि उसकी स्वयं मनमर्जी होनी चाहिए, है ना। अच्छा भाई, जाहिर सी बात है वो डेटा देगा, ऐसी बात नहीं, अगर उसका सदस्य है तो डेटा देगा भी। तो अच्छा क्या होता है कि कोई भी अगर शोध करता है, कहीं पर कोई क्लाइंट मिल जाता है, तो अगर आप रुक के उससे कुछ डेटा लेना चाहते हैं, तो उस क्रिया में कहा गया कि मन मर्जी होनी चाहिए। अब वहां पे क्लाइंट अगर नहीं देना चाहता तो फिर हटिए, कोई बात नहीं, फिर वो वहां पे डेटा नहीं माना जाएगा कि आपने अपने से फील कर दिया, वो नहीं माना जाएगा। क्लाइंट की मन मर्जी होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी मन मर्जी, दोनों का जब मन मर्जी मतलब अपने मन से करेंगे दोनों स्वयं से, तो उस क्रिया को संचालित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत शारीरिक और मानसिक रूप से जो जो डेटा दे रहा है वो स्वस्थ होना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी वो व्यक्ति बीमार हो गया या किसी समस्या में फंसा हुआ है, अब कहीं पर भी मिल गया तो आप उससे डेटा ले लो, ये गलत हो जाएगा फिर। और वो शारीरिक और मानसिक रूप से उसे स्वस्थ होना भी अत्यंत आवश्यक माना जाएगा। आसानी से वो डेटा बेसिकली क्या करता है, उपलब्ध होना चाहिए, वह आसानी से डेटा उपलब्ध भी हो जाता है। और उसके चयन में योजना नहीं निर्मित होनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि आपको ये प्लानिंग नहीं करनी है कि आप कल मुझे वहां पर मिलना और कल मुझे वहीं पे डेटा दे देना, तो ये प्लानिंग कहलाया एक प्रकार से, है ना। रैंडम होता है भाई, कहीं कोई मिल जाए आपने उसको ले लिया डेटा वहां से, तो उस क्रिया में कहा जाता है। तो यहाँ इसका मतलब यही है कि उसके चयन में योजना नहीं निर्मित होती है, प्लानिंग नहीं निर्मित होती है, प्लान नहीं होता है, तभी तो आकस्मिक कहलाएगा। अदरवाइज कैसे आकस्मिक कहला सकते हैं हम लोग, अगर जब पहले से कोई प्लान होगा तो, है ना। तो ये एक जो है न्याय दर्श का पार्ट होगा। उसके बाद आपके सामने आता है एक पर्पस। पर्पस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, बता सकते हो आप लोग, उससे हम लोग बोल सकते हैं उद्देश्यपूर्ण न्याय दर्श कह सकते हैं हम लोग इसे। और इसे बेसिकली इंग्लिश में जो है पर्पस कहा जाता है या परस्यू भी बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके के शब्द जो है इस पे यूज किया जाता है जब शोधकर्ता कोई विशेष क्षेत्र, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही क्लियर कर देगा ऑप्शन आपके क्वेश्चन का, जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा कि विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है, क्या लिखा रहेगा, विशिष्ट उद्देश्य लिखा रहेगा, तो स्पष्ट कर देगा उद्देश्यपूर्ण। तो जब आप यानी आप शोधकर्ता हैं, विशिष्ट उद्देश्य के लिए शोध कार्य करते हैं, तो उस कंडीशन में उसे उद्देश्यपूर्ण न्याय दर्श कहा जाता है। ये होगी इसकी डेफिनेशन। उसके बाद सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए किसी जिस राज्य में आप हैं, ठीक है, उस राज्य का मान लीजिए ये मैप है और भूकंप अगर आया है ना, तो किसी एक एरिया पर आपने क्या किया, वहां पे वो जो एरिया प्रभावित है उस एरिया पर आपने क्या किया, शोध किया। मान लीजिए ये एरिया प्रभावित है, तो अब ये एरिया जो प्रभावित है, मान लीजिए मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का एक एरिया है ये, अब ये जो एरिया प्रभावित है ना, अब आप इसी में रिसर्च करेंगे, इसी में शोध करेंगे, तो यह एक प्रकार से विशेष क्षेत्र है ना, ये विशिष्ट क्षेत्र कहलाया। सीमित क्षेत्र भी आप कह सकते हो, एग्जाम में आपके सामने सीमित क्षेत्र भी लिखा मिल सकता, ठीक है। आपकी परीक्षा में पूर्ण प्रतिनिधित्व भी लिखा मिल सकता है, पूर्ण प्रतिनिधित्व भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है, ये भी शब्द मिल सकता है। तो जो सीमित क्षेत्र है, जो विशिष्ट क्षेत्र है, वो बेसिकली प्रभावित है, आपने इस क्षेत्र पर अपने मनमर्जी से आपने इसका चुनाव किया, तो अपने मन मर्जी से किया है ये काम, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे भाई 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, है ना, जो इसमें भूकंप से वो लोग प्रभावित हुए हो या ये एरिया प्रभावित हुआ है, तो इस पर आपने रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें एक सवाल बनाता है परीक्षा में, और क्या सवाल होता है जरा ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, कीवर्ड भी इसमें मेंशन मैं कर रहा हूं, किस प्रकार के प्रतिदर्श, स्क्रीन को आप लोग फोन को रोटेट कर लीजिए, घुमा लीजिएगा और स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा तो आपको साफ दिखाई देगा। तो किस प्रकार के प्रतिदर्श में शोध के न्याय दर्श इकाई की
इकाई की मतलब यूनिट, इस इकाई की पूर्ण प्रतिनिधित्व होती है, पूर्ण प्रतिनिधित्व होता, क्योंकि यही शब्द आपके लिए कीवर्ड है। परीक्षा में यही शब्द आपको पूछा जाएगा, जिस पर मैंने अंडरलाइन यहां पर किया है। ठीक है, ये शब्द आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो यहां आपके सामने चार ऑप्शन ये दिया गया। कहा आपसे कि एक मान लीजिए कोटा सैंपलिंग, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपसे बोला सरल यादृच्छिक, यादृच्छिक के बारे में बात किया। तीसरा ऑप्शन आपके सामने जो है उद्देश्यपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण। चौथा ऑप्शन आपके सामने क्लस्टर, क्लस्टर। ठीक है, ये हुआ आपके सामने चार ऑप्शन। जरा आप मुझे इस प्रश्न का जवाब बताएं कि किस प्रकार प्रतिदर्श में न्यायदर्श की इकाई में पूर्ण प्रतिनिधित्व शब्द इन्वॉल्व होगा। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी सर, उद्देश्यपूर्ण। बिल्कुल सही जवाब, उद्देश्यपूर्ण ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। जरा एक और सवाल बताइए, इसी के संबंध में एक और क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, और वो क्वेश्चन ये है कि सीमित क्षेत्रों में, ध्यान सुनिएगा, सीमित क्षेत्रों पर शोध कार्य के लिए कोई शोधकर्ता शोध क्षेत्र पर शोध कार्य के लिए कोई शोधकर्ता किस न्यायदर्श का चुनाव करता है। अब समझिएगा आप सभी लोग अच्छे से। ऑप्शन आपके सामने, ए विशिष्ट क्षेत्र, ऑप्शन बी विशेष उद्देश्य न्यायदर्श, ऑप्शन सी प्रभावित क्षेत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जवाब क्या होगा? सर ऑप्शन डी होगा। बिल्कुल, यहां आपने क्या किया, ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा उद्देश्यपूर्ण के अंतर्गत। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें एक और सवाल देखिए। सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। सवाल कहता है कोई शोधकर्ता, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोई शोधकर्ता जब बाढ़, भूकंप इत्यादि विषयों पर विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शोध कार्य करता है, तो कौन सा न्यायदर्श है? ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन कोटा, दूसरा ऑप्शन वंदना जी प्लीज आप म्यूट हो जाइए। हाँ, म्यूट रहिए। सी स्नोबॉल, डी संतृप्त शोध, सॉरी न्यायदर्श होगा।
प्लीज बताइए। संतरिक्ष ऑप्शन में ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन बी। हाँ, जब बाढ़ रिप्रेजेंट हो, भूकंप रिप्रेजेंट हो, साथ ही साथ विशिष्ट उद्देश्य भी रिप्रेजेंट हो, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए? स्वदेश। स्नोबॉल। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सो उद्देश्य क्या हो जाएगा? सो उद्देश्य हो जाएगा। अगले सैंपलिंग पर बात करते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा स्वदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? किसको? स्वदेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताया तो था, पर्पस या परपुस या परस्यू भी हम रिलेट कर सकते हैं, या परपोसिव के नाम से भी इसको जान सकते हैं, कई नाम से जानते हैं। पर्पस का मतलब ही होता है एम, है ना। स्नोबॉल, स्नोबॉल का मतलब क्या होता है? हिमगेंद। स्नोबॉल का हिंदी बेसिकली हिमगेंद न्यायदर्श कहलाता है। जैसे कि आप सबको मालूम होगा, हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। गेंद का मतलब क्या होता है? गोला। ठीक है, तो आप ऐसे भी कह सकते हो बर्फ का गोला या स्नोबॉल सैंपलिंग, है ना। अब बेसिकली ये है क्या हिमगेंद सैंपलिंग, इसके बारे में मैं बात करता हूं आप लोगों से। सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से आप सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसी स्नोबॉल सैंपलिंग में मान लीजिए यह एडमिन है, ये जो है एडमिन है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? एडमिन। ठीक है, ये एडमिन है। अब इनको डेटा चाहिए, है ना, डेटा चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, दो लोगों को दो लोगों को इन्होंने फॉर्म दिए कुछ, और उस फॉर्म को फिल करके इनके यहां सबमिट करना है एडमिन के पास। ठीक है, और वो जो फॉर्म है वो बेसिकली डेटा वाला फॉर्म है। तो वहां बेसिकली ये जो दो लोग हैं, ये दोनों लोग जो है डेटा लाके एडमिन को देंगे। अब ये दोनों अच्छे से जानते हैं ये एडमिन कौन है, इसलिए इनके लिए ये दोनों की जो प्रक्रिया कहलाती है वह प्रत्यक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष कहलाती है ना। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष संबंध है। तो प्रत्यक्ष संबंध यहां पर बेसिकली रिलेट होता है। अब इन दोनों लोगों ने क्या किया कि ये भी दो लोगों को इन्होंने फॉर्म दिए कि आप भी जाओ डेटा लेकर आओ। इन्होंने भी यही काम किया कि दो लोगों को इन्होंने फॉर्म दिया, कहा कि आप जाके डेटा ले आओ। अब यहां अगर मैं बात कर रहा हूं इस व्यक्ति को लेकर, जहां मेरी स्क्रीन सभी लोग देखिएगा स्क्रीन पर, और यहां जो मैं सर्कल बना रहा हूं और यहां जो सर्कल बना हुआ है, इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है बताइए? प्रत्यक्ष संबंध है सर, प्रत्यक्ष संबंध है। लेकिन अगर मैं आपसे यहां आप लोगों से कह रहा हूं कि ये जो इसका संबंध, ग्रीन लाइन को देखिए, मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं नीचे से, इन दोनों का संबंध, क्योंकि यहां ये व्यक्ति जो है एडमिन को नहीं जानता है, इसलिए ये क्या बन जाएगा? अप्रत्यक्ष बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये अप्रत्यक्ष संबंध बन जाएगा। बिल्कुल सही बात आपने सुना, ये प्रत्यक्ष संबंध, क्योंकि ये व्यक्ति एडमिन को नहीं जानता है। ठीक है, एडमिन को नहीं जानता है, ये कनेक्टेड नहीं है डायरेक्ट इससे, एडमिन से, है ना। ये अनौपचारिक संबंध भी आप कह सकते हो। ये देखो, जो प्रत्यक्ष है ये औपचारिकता भी आती है, परीक्षा में औपचारिक शब्द भी रिलेट होता है, आता है, तो ये औपचारिक है। ठीक है, लेकिन यहां जो है अप्रत्यक्ष जो होगा वो अनौपचारिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अनौपचारिक कहलाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसके अंतर्गत यहां एडमिन जो है इस क्लाइंट के लिए क्या है? गुप्त है। क्या है ये? एडमिन गुप्त है, इसलिए इसको गुप्त न्यायदर्श भी कहा जाता है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि छिपा हुआ है। तो छिपा या छिपी न्यायदर्श का भी नाम आप लोग यहां पर बता सकते हो। ठीक है, इसके संबंध में ये सवाल जो है, आपकी आवाज ब्रेक हो गई। अभी तो सही है। आवाज तो सही आ रही है, बच्चे कह भी रहे हैं, क्योंकि जब मेरी पेन जो है ना रुक के चलती है तो मुझे पता भी चल जाता है कि नेटवर्क इश्यू है। अभी तो मैंने जितना भी लिखा है कहीं पर पेन
पेन जो है ब्रेक नहीं हो रही थी, आवाज क्लियर जा रही थी, इसका मतलब ये था, है ना। तो ये चीज है इसमें। देखो बेसिकली आप सभी लोगों, आपने सुना होगा चिट फंड वाला, LIC वाला, RCM एक पहले होता था कि एक व्यक्ति जुड़ा उसमें 2 व्यक्ति को और जोड़ो, है कि नहीं। अच्छा आप लोग सोचिए अगर आप लोगों ने LIC वगैरह, जी क्या करें चैन सर, सिस्टम सर, चैन सिस्टम। हाँ नेटवर्किंग सिस्टम आप कह लीजिए। आप सोचो जैसे आप लोगों में से कई लोग होंगे जो RCM से जुड़े होंगे, हो सकता है कुछ लोगों के पास LIC भी होगी, ठीक है, चिट फंड वगैरह से भी जुड़े होंगे। आप सोचिए जरा, जो एडमिन होगा उनको थोड़ी ना जानते हैं आप। LIC वाले अगर आप हैं, आपने अपनी अगर पॉलिसी ले रखा है कोई, तो वहां पर आप देखिए वहां पर एडमिन को नहीं पता होगा, है ना, लेकिन आप जानते हो उसको है जिससे आपने LIC को परचेज किया है या जिससे आपने लिया है, केवल उसको जानते हैं। लेकिन उसको किससे, वो किसके थ्रू गया अंदर, वो कैसे सदस्य बना, किसके थ्रू, वो उसके बारे में आप नहीं जानते हैं, है ना। तो यही बेसिकली ये किया बेसिकली रिप्रेजेंट होता है। तो श्रृंखलाबद्ध होता है ये एक प्रकार से, ये एक से अधिक व्यक्ति को क्या होता है, जोड़ना होता है ये। और एडमिन यहां पर क्या होता है, प्लीज, छिपा हुआ होता है। क्या होता है, छिपा हुआ होता है ना। एक चीज और ध्यान रखने का आप सभी लोग प्रयास कर लेंगे, शोधकर्ता का जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होता है तब तक व्यक्ति यहाँ पे जो है जोड़ता रहता है, एक प्रकार से जुड़ता रहेगा जब तक उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। तो ये एक प्रकार से सतत वाली प्रक्रिया है। उद्देश्य पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो भाई बंद कर दो, अब नहीं चाहिए डेटा। वही सर, टारगेट बेस पे अगर हाँ टारगेट हाँ, कंप्लीट हो गया तो तो कंप्लीट है। आप इसी के आधार पे, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, मैं थोड़ा सा कीवर्ड के रूप में नोट करना चाहूंगा आप लोगों से स्नोबॉल को लेकर, क्योंकि परीक्षा में इससे भी सवाल आया हुआ है। जैसे शोधकर्ता का जब तक जब तक उद्देश्य उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक व्यक्ति को जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है। पहली पॉइंट में पहले से जनसंख्या का निश्चीकरण नहीं होता है कि भाई इतनी जनसंख्या, तो ये बात भी आप कह सकते हो कि पहले से जनसंख्या, मतलब निश्चीकरण मतलब समझते हैं आप लोग, सर जी बताइए क्या कह रहे हो मैडम। निश्चीकरण का मतलब जानते हो, सर्टेन होता है। हेलो आवाज जा रही है, सर आ रही है। ओके। निश्चित नहीं तो होती सर, मतलब हाँ, फिक्स नहीं पहले होती। से निश्चीकरण ना होता हो, ना हो, ठीक है, ना हो इस कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद आपके सामने पहले से निर्धारित कुछ भी नहीं होता है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि पहले से निर्धारित नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। कितनी जनसंख्या पर कार्य करें, पहले से निर्धारित नहीं होता है कि कितनी जनसंख्या पर कार्य करें, कितनी जनसंख्या पर कार्य करें, ठीक है, ये पहले से निर्धारित नहीं होता है। स्नोबॉल आंकड़े एकत्र करने के लिए किया जाता है, प्रश्नावली बनाकर या क्रियाविधि। अब जैसे एडमिन क्या कर रहा था, प्रश्नावली बनाया ही होगा, तभी तो दिया है फॉर्म। तो आप ऐसा कह सकते हो, ये तो पहली बात यह कि जो है डेटा एकत्र करने के लिए, डेटा एकत्र करने के लिए। और दूसरी बात आप ये भी कह लीजिए कि प्रश्नावली बनाकर क्रियाविधि की जाती है, प्रश्नावली बनाकर क्रियाविधि की जाती है। जैसे आप देखिए सर्वे वाला फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा, जब सर्वे वाले में क्या था, प्रश्नावली बनी होती है ना, कार्यविधि की जाती है, ठीक है। स्पष्ट हुआ, एक बार स्पष्टीकरण करिए प्लीज। जी सर। हाँ, तो ये जो है बेसिकली इसके अंतर्गत आता है। इसमें क्वेश्चन कर दे, इजी है, बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत है कि नहीं है, कि रहने दें, बताओ, अगर कहोगे तो करवा एक आध दीजिए दो सर, एक सर बार। क्वेश्चन। करा दीजिए। ओके, जैसे सर ओके, एक क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आया और क्वेश्चन आपसे कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में कहेगा कि एक शोधकर्ता जब पहले से जनसंख्या
निश्चयीकरण नहीं करता है, नहीं करता है। ऑप्शन ए आपके सामने कोटा सैंपलिंग, ऑप्शन बी आपके सामने क्लस्टर, ऑप्शन सी आपके सामने स्नोबॉल, ऑप्शन डी आपके सामने जो है, ऑप्शन डी आपके सामने उद्देश्यपूर्ण। जब आप बताइए क्या होगा? स्नोबॉल सर। Snowball, sir. बिल्कुल, यहाँ पर आपका स्नोबॉल होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को। एक शोधकर्ता जब अनौपचारिक संबंधों के आधार पर प्रक्रिया का संचालन करता है। ऑप्शन ए स्नोबॉल, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी संतृप्त, ऑप्शन डी आपका क्लस्टर। बताइए जवाब क्या होना चाहिए? Option A, sir. Snowball. सही जवाब ऑप्शन ए। गुप्त या छिपी जनसंख्या वाला न्याय आदर्श कौन सा होता है? स्नोबॉल होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस कंडीशन में जो है चीजें रिलेट होती हैं, इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, है ना? ठीक है, आगे बढ़े, अगला सैंपलिंग बताइए। जी सर। चलिए अगले सैंपलिंग पर बात करते हैं। आपने नाम सुना होगा सुविधानुसार, परीक्षा में ये भी आता है। सुविधानुसार, देखिए कॉपी पेन साथ में रखिएगा, आप लोग नोट करिएगा, ये शॉर्ट नोट टाइप का है, बाकी तो पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, वहां पे मिल जाएगा, है ना? तो यहाँ सुविधानुसार, आवाज क्लियर नहीं होगी, ठीक है, तो ये सुविधानुसार है। अब सुविधानुसार न्याय दर्श की अगर मैं बात करता हूं, किसकी? न्याय दर्श की, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेंशन, है ना, या कन्वेंस भी आप कह सकते हो, और ये सैंपलिंग का पार्ट है। जब आप सोचिए, मतलब आपने क्या किया, अच्छा इसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, सौकारी नाम से जानते हैं इसी को, ठीक है, इसी को। बेसिकली इसमें होता क्या है, जब आप मान लीजिए कोई क्षेत्र या विद्यालय को आप चुनते हैं जहां आपका परिचय होता है कि नहीं? तो यानी आपने अपने सुविधा के अनुसार चुना है कि नहीं? आप ऐसे स्थान का चुनाव करते हैं जहां स्वयं आपके लिए सुविधा हो, जहां आपके लिए सुविधा हो। तो ये भेदभाव, मतलब एक प्रकार से भेदभाव रहित है। सिंपल सी बात है, आप लोग जब यूजीसी नेट का फॉर्म भर रहे थे, जरा बताइएगा आप सभी लोग, उस दौरान आपके सामने एक चूज सेंटर आया हुआ था, आप लोगों ने भरा होगा, मतलब जैसे कि आपको कहाँ कहाँ पे एग्जाम देना है, एग्जाम सेंटर की बात मैं कर रहा हूँ। तो जब एग्जाम सेंटर आपने अप्लाई किया होगा, जैसे किसी ने मान लीजिए दिल्ली में है तो भाई दिल्ली का उन्होंने किया होगा, फिर उसके आसपास जो टच है वो यूपी के गाजियाबाद या हरियाणा का नोएडा जैसे एरिया को उन्होंने चुनाव किया होगा, ठीक है, इस तरीके का। तो आप बताइए ये जो प्रोसेस है यूजीसी नेट के फॉर्म में, ये भेदभाव प्रक्रिया पर आधारित है या नहीं है? बताइए। नहीं। कैसे? अगर नहीं है तो कैसे नहीं है? प्लीज एक बार स्पष्टीकरण करिए।
एक बार मैं जानना चाहूंगा कि ये भेदभाव, भाई अगर आप अपने सुविधा के अनुसार सर अगर भेदभाव रहित है ना, क्योंकि अगर जो हमें फैसिलिटी मतलब जो हमें आसान पड़ रहा है हम वहीं तो जाएंगे ना एग्जाम सेंटर देने के लिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा वही है। तो ओके नहीं तो फिर सब जगह डाल सकते थे अगर भेदभाव नहीं करते तो। भेदभाव है सर। बिल्कुल, ये यहाँ पर भेदभाव है, भेदभाव सहित ये कार्य हो रहा है। यूजीसी इसके नेट पीछे में कारण है कि कोई कई शहरों को नहीं ले जाता, बड़े शहरों को लिया जाता, भाग करके विद्यार्थी वहां जाते, भेदभाव तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल ये भेदभाव वाला प्रोसेस है जो यूजीसी नेट में फॉर्म ये यूज किया जा रहा है इस तरीके का कि एग्जाम सेंटर को भरने को लेकर, इस क्रिया में ये भेदभाव सहित है। अब हमें लगा भाई सुविधा लग रही है कि अब हम अपने सुविधा अनुसार अपने आसपास ही तो जाएंगे, हमने अपने आसपास का ही तो चुनाव किया, यही तो सुविधा अनुसार है। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने कहा आप ऐसे विद्यालय या ऐसे क्षेत्र का चुनाव करते हैं जहां आपका परिचय हो, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं अगर उसी को उद्देश्य, भले आपका वहां पे उद्देश्य ना हो कि आपको कोई जानकार का ना हो जिस सेंटर में आपने अप्लाई किया हो, मानता हूं इस बात को, लेकिन ये प्रोसेस तो वही है। कुछ एकाध व्यक्ति तो ऐसे मिल ही जाते होंगे भाई, जितने यूजीसी का फॉर्म भरते होंगे एकाध बच्चे तो आ ही जाते होंगे जहां उसके जान पहचान के लोग मिल ही जाते हैं उसके एग्जाम सेंटर पर। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, 1000 में एकाध हो सकता है, लाख में एक मान लेते हैं चलो, है ना, एक तो हो सकता है। तो ये आपका भेदभाव सहित है, भेदभाव रहित नहीं है, ये भेदभाव वाली प्रक्रिया है और इसको हटा देना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए, ठीक है, ताकि रैंडम भरे भाई, ऐसी बात नहीं, रैंडम होना चाहिए। तो यहां ऐसा न्यायाधीश जो शोधकर्ता अपने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों और सुविधा का ध्यान रखता है। आप लोगों में से अगर गवर्नमेंट जॉब किसी को मिलती है तो आप सोचेंगे कि मैं अपने जिला में लग जाऊं, जिला के बाद आप सोचेंगे कि भैया मैं अपने गांव के पास वाले में लग जाऊं जो कॉलेज है, वहां पर मेरे सिलेक्शन हो जाए। तो ये क्या है, ये भेदभाव है, ये भेदभाव सहित प्रक्रिया है, इस तरीके की चीजें बेसिकली शामिल है। तो या ऐसा न्यायाधीश जो शोधकर्ता अपने विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनाव करता है, या न्यायाधीश में शोधकर्ता को हर कार्य के लिए आसानी होती है, सुविधा होती है। आप उन्हीं व्यक्ति को चुनेंगे जिससे आपको आपका संबंध है या परिचय है या संपर्क अच्छा है, आप उन्हीं को चुनाव करते हैं ना। इसका मतलब क्या है, भेदभाव है। सपोज मान लीजिए आपने रिसर्च किया, आप शोधकर्ता हैं, आप शोधकर्ता हैं और यहां आपने एक स्टूडेंट या क्लाइंट या विद्यार्थी को आपने चुनाव किया। अब आपको पता है कि यह शोधकर्ता को मराठी आती है, ठीक है, अपने सुविधा के अनुसार इस सेवार्थी को उन्होंने चुन लिया क्योंकि यह सेवार्थी भी मराठी भाषा जानता है ना। तो शोधकर्ता का अगर केवल मराठी आ रही है तो इसका मतलब है कि वो मराठी विद्यार्थी को ही चुनेगा ना, क्योंकि डेटा वगैरह आसानी से मिल जाए। तो ये प्रक्रिया बेसिकली क्या कहलाती है, एक प्रकार से भेदभाव सहित वाली स्वीकार्य न्यायाधीश कहलाती है या सुविधा अनुसार कहलाता है। तो एक परीक्षा में एक सवाल बनता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना। एक मराठी शोधकर्ता गायत्री क्लास में हो, बताइए। किसी शहर में शोध कर जो है शोध कार्य करते समय ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करता है जो मराठी विषय के जानकार होते हैं, तो उनके लिए कौन सा न्यायाधीश होगा, ये क्वेश्चन आ गया।
4 ऑप्शन आपके सामने। पहला तो जी स्व उद्देश्य, दूसरा स्तरीकृत, तीसरा कोटा, चौथा सौकर्य। बताइए ऑप्शन कौन सा सत्य होगा? सो का बिल्कुल, यहाँ आपने शोधकर्ता ने शहर में शोध कार्य करते समय ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया है जो मराठी विषय के जानकार होते हैं, क्योंकि शोधकर्ता क्या है? मराठी शोधकर्ता है ना, इसलिए यहाँ पे सौकर्य बन जाएगा और ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आशा है कि आप समझ गए होंगे इस सवाल को भी। क्वेश्चन नंबर एक लास्ट हम देखेंगे और वो बहुत ही आसान है, जिसको हम लोग जजमेंटल कहते हैं। क्या बोलते हैं? निर्णायक। निर्णायक बोलेंगे इसको। आवाज क्लियर है? एक बार स्पष्टीकरण करिए। जी सर। ओके, जी अब सर, आ रही है देखिए, आवाज। हाँ जजमेंटल की बात कर लेते हैं हम लोग। जजमेंटल क्या होता है इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे बेसिकली होता क्या है इसमें, शोधकर्ता ने पहले निर्धारित कर लेता है, मतलब मन बना लेता है, मन में कोई पहले से धारणा बना लेता है शोधकर्ता। और निर्णायक न्यायाधीश में पक्षपात अवश्य होगा। आपने अगर पहले से कोई निर्णय बना लिया है तो इसका मतलब है कि वो पक्षपात सहित है, भेदभाव सहित है। कहने का मतलब यह है कि लड़का ने, प्लीज एक बार म्यूट रहिए आवाज, सर आपकी आवाज आ रही है। तो लड़का ने क्या किया, पहले से धारणा बना लिया कि भाई लड़कियां अच्छी नहीं होती। अब ये कॉन्सेप्ट उसने पहले से बना लिया। हो सकता है लड़कियां या महिलाएं ने भी इस तरीके से अपने मन में पहले से धारणा बना लिया कि लड़के अच्छे नहीं होते। तो ये बेसिकली एक प्रकार से जजमेंटल का सैंपलिंग हो जाता है। शोध कार्य से पहले ही धारणा अगर बना लेते हैं आप, या पहले से पूर्वाग्रह को रिप्रेजेंट कर देते हैं या पक्षपात को निर्धारित कर देते हैं, तो वह निर्णायक प्रतिदर्श हो जाता है। तो एक लाइन में यहां पे थोड़ा सा एक चीज नोट कर लीजिए आप, और वो नोट क्या करेंगे आप, शोध करने से पहले यानी पूर्व ही धारणा बना लेना और पहले से पूर्वाग्रह हो या पक्षपात हो या पक्षपात निर्धारित हो, तो इस कंडीशन में ये चीजें बन जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए एक सवाल आया हुआ था, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो बहुत लोग ऐसे भी कहते हैं कि लड़कियां जो होती हैं डॉल से खेलेंगी, लड़के जो होते हैं प्लेन से खेलेंगे। ये क्या है, ये धारणा बना लेते हैं कि नहीं बना? जो धारणा ये बना लेते हैं इसका मतलब है कि निर्णायक प्रतिदर्श है और ये आपने भेदभाव किया है आपने उस बच्चे के साथ। घर में मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बॉयज है और एक गर्ल्स है। अब आपने बॉय के लिए क्या किया, आपने इसके लिए एरोप्लेन लेकर आए, कार लेकर आए, ठीक है, इस तरीके के खिलौने लेकर आए टॉयज। और गर्ल्स है तो इसके लिए टॉयज आपने डॉल को ले लिया। ठीक है, इस तरीके से आपने किचन, एक आजकल किचन सेट आता है ना, टॉयज में किचन सेट ले लिया। ठीक है, और भी इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के आपने एनिमल्स के टॉयज वगैरह ले लिए। तो इस प्रक्रिया में, अच्छा एनिमल्स टॉयज तो बॉयज में भी चल जाता है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे टॉयज वगैरह हैं जो बेसिकली निर्धारित कर देते हैं आपको कि ये निर्णायक प्रतिदर्श, आपने पहले ही धारणा बना लिया है, इसका मतलब आपने पहले ही भेदभाव कर दिया। तो जरूरी नहीं है भाई, टॉयज अगर बात करते हैं एरोप्लेन कार से तो गर्ल्स भी खेल सकती हैं, है ना, डॉल वगैरह से बॉयज भी खेल सकता है। तो इस तरीके से कार्य नहीं होना चाहिए। तो एक सवाल आता है, देखिएगा जरा सवाल क्या है कि जब शोधकर्ता ठीक है किसी शोध में आवाज क्लियर है? शोध में ओके, पूर्व निर्धारित पक्षों को रखता है। जब शोधकर्ता किसी शोध में पूर्व निर्धारित पक्षों को रखता है
ठीक है, ऑप्शन ए आपके सामने निर्णायक है ना, आपके सामने पहला ऑप्शन निर्णायक, क्या हो रहा है, निर्णायक न्यायाधीश, ऑप्शन बी सुविधानुसार, ऑप्शन सी उद्देश्य, ऑप्शन डी हिमगेद। बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहले आपने निर्धारण कर लिया, बिल्कुल निर्णायक होगा सही जवाब, ऑप्शन आपका पहला होगा। जरा एक सवाल पर फोकस करिएगा बहुत अच्छे से, कीवर्ड को ध्यान रखिएगा, प्रश्नों में कुछ ही पॉइंट मिलेंगे आपको। एक और सवाल करूंगा इसी के संबंध में। एक शोधकर्ता यानी शोधकर्ता जहां बोल रहा हूं अपने आप को समझा करें आप लोग। जब भी कभी क्वेश्चन पेपर में सामाजिक कार्यकर्ता लिखा हो, सामाजिक शोधकर्ता लिखा हो, व्यक्ति कार्यकर्ता रखा हो, तो अपने आप को रख के वहां पे प्रश्न को पढ़ना आप सभी लोग, ठीक है, अपने आप को रख के। तो मैंने सवाल है कि एक शोधकर्ता अपने स्वयं के अनुभव, समझिएगा अच्छे से, अनुभव एवं स्वयं के निर्णयों के आधार पर, मतलब वही जो बॉय गर्ल्स का चॉइस का दिया था अभी एग्जांपल, निर्णयों पर जब शोध कार्य करता है तो प्लीज जवाब बताइए। ऑप्शन दे दूं? आसान है, ऑप्शन क्या दूं? बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर? बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं तो निर्णायक ही होगा और यही बेसिकली आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, अपने अनुभव के आधार पे आपने बता दिया भाई प्रथा चली आ रही है, ठीक है, अनुभव के आधार पे स्वयं आपने डिसीजन भी ले लिया, कहा कि हाँ भाई बच्चा इसी से खेलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोगों ने यहाँ पे जजमेंटल का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो इस क्रिया में इसका नाम बेसिकली आया था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो प्रतिदर्श था, जो सैंपलिंग था, ये हुआ समाप्त। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको यही चीजें ध्यान में रखनी होगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे आंकड़ों का संग्रहण को लेकर, आंकड़ों के संग्रह। जी प्लीज बोलिए। मल्टीपल चॉइस बेस्ड सैंपलिंग किस में आएगा? जो मल्टीपल आता है वो बेसिकली आपका नॉन प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाला भी। तो इसके अंतर ज्यादा देखो, सैंपलिंग तो एक नहीं बहुत सारी सैंपलिंग होता है। ठीक है, इसके कई टाइप्स हैं। मल्टीपल बहुअवस्था का प्रतिदर्श होता है और आपका डेंस एक घनीभूत होता है, उस क्रिया में भी इसी का नाम आता है, नॉन प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट आता है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में ही आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक आप सभी लोग देखिएगा, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में। तो थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान से सुनिएगा। आंकड़ों का संग्रहण क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डेटा कलेक्शन सर। हाँ, आंकड़ों का संग्रहण। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी बच्चे ने भी बताया है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बेसिकली जब आंकड़े तथ्यों के संख्यात्मक विवरण में होते हैं तो उनके परस्पर संबंध रूप में हमें क्या करना होता है, वहां पे रिप्रेजेंट करना होता है, यानी प्रस्तुत करना होता है। तो आंकड़े जो होते हैं वो तथ्यों के वे समूह कहलाते हैं जो अनेक कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, ये संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो आंकड़े कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो इस तथ्य को जानना अत्यंत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि संख्यात्मक रूप में इसको व्यक्त किया जाता है। आंकड़े का परस्पर तुलनात्मक अध्ययन करना संभव भी होता है, वे एक दूसरे से संबंधित रूप से प्रस्तुत होने की क्षमता भी रखते हैं।
सामाजिक घटना से संबंधित गुणात्मक तथ्यों को एक प्रकार से संख्यात्मक रूप देकर सांख्यिकीय विश्लेषण को हम क्रिया में इन्वॉल्व कर देते हैं। तो जो क्वालिटेटिव आंकड़े होते हैं या क्वालिटेटिव जो तथ्य होते हैं उनको संख्यात्मक रूप में दर्शा देते हैं, क्वांटिटी के रूप में दर्शा देते हैं, तब हम लिखते हैं। तो वहां पे भी ये चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन जब भी आंकड़ों का संग्रह होता है तो वो बेसिकली संख्यात्मक बेस्ड होता है, संख्यात्मक बेस्ड होता है। तो आंकड़ों के द्वारा किसी विषय से संबंधित यथार्थ, शुद्ध और संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। तो आंकड़ों से क्या होता है, पहला पॉइंट नोट करिएगा आप सभी लोग, ये बेसिकली विषय से संबंधित यथार्थ आंकड़े जब भी होंगे वो विषय से संबंधित होंगे, विषय से संबंधित होंगे, जो आपका गोल होगा उससे संबंधित होगा। दूसरी प्रक्रिया ये रहेगी इसमें कि यथार्थ, शुद्धता और संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करता है। यथार्थ शुद्धता मतलब समझते हैं आप लोग, वास्तविकता को रिलेट करा देता है ये। यथार्थ, शुद्ध व संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करता है ना, संक्षिप्त जो है जानकारी प्राप्त करता है ये। और नियोजन हेतु यही आंकड़ों का उपलब्ध होना आधारभूत आवश्यकता बन जाती है। तो प्रशासन और नियोजन की प्रक्रिया में भी बेसिकली ये यूज होता है, हम प्रशासन में भी यूज करते हैं और नियोजन यानी प्लानिंग के दौरान भी हम आंकड़ों का संग्रह यूज कर लेते हैं। इस तरीके की चीजें आती है। किसी क्षेत्र के विकास से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की सफलता सही आंकड़ों के संकलन पर ही निर्धारित होता है एक प्रकार से। तो उन चीजों को भी शामिल कर सकते हैं। तो इन्हीं आंकड़ों के बेसिकली कुछ टाइप बने, जैसे आंकड़ों के जो प्रकार बने, आंकड़ों को बेसिकली प्रदत्त भी कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया में वो 3 टाइप। सर वॉइस ब्रेक हो गया। आवाज चली सर है। वॉइस नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपको, हमारी आवाज आ रही है तो? आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है, अब आ रही है आवाज। सर वॉइस क्लियर नहीं है। सर आवाज नहीं आ रही है।